दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी मैंने बुआ जी के कमरे से बात करने की आवाज़ सुनी। इस समय वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी अचानक कमरे से वो बाहर आ गईं। उन्होंने मुझे देखा। मेरे माथे से पसीना बहने लगा और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बातें सुनेगी? अब तू देख कि मैं तेरा क्या करती हूँ। मैं उनके पैरों में गिर गई। मेरा नाम साक्षी है और लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बचपन से ही जो भी मुझे देखता था, मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। कोई मेरी बड़ी बड़ी आंखों की तारीफ करता तो कोई कहता कि मेरे चेहरे पर बहुत मासूमियत है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपनी खूबसूरती से कभी कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे बहुत जल्दी ऐसे दुख दिखा दिए थे जिनके सामने सुंदरता की कोई कीमत नहीं थी। मेरे मम्मी पापा मेरी पूरी दुनिया थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मेरे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैं स्कूल जाती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी और बहुत सारे सपने देखती थी। मुझे एक डॉक्टर बनना था और मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ी बनूंगी और आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। मेरे मम्मी पापा मेरी हर बात पर मुस्कुराते थे और कहते थे कि हमारी बेटी जो चाहेगी वो ज़रूर बनेगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से शहर गए थे। मैं घर पर थी और शाम को उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आए। रात होने लगी और फिर कुछ लोग हमारे घर आए। उनके चेहरे बहुत उदास थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा की कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे लग रहा था कि कोई बुरा सपना चल रहा है जो अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सपना नहीं, हकीकत थी। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे पास कोई नहीं बचा था। तभी मेरी बुआ मेरे पास आई। उनके पति का देहांत पहले ही हो चुका था और वो अपनी बेटी काव्या के साथ रहती थी। पहले वो अक्सर हमारे घर आती जाती थी और मम्मी पापा के साथ बहुत प्यार से रहती थी। इसलिए मुझे लगा था कि अब वही मेरा सहारा बनेंगी। शुरुआत में उन्होंने मेरे सामने बहुत प्यार दिखाया और कहा कि अब से मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरा पूरा ध्यान रखेंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब सिर्फ दिखावा था। धीरे धीरे उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और कुछ ही समय के बाद हमारे घर के सारे कागज भी अपने नाम करवा लिए। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मुझे इन सब बातों की समझ नहीं थी। मैं बस अपने मम्मी पापा के दुख में डूबी हुई थी और मुझे लगा कि बुआ जो कर रही हैं शायद मेरे भले के लिए कर रही हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे उनकी असली सोच समझ आने लगी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। वो मेरी उम्र की ही थी, लेकिन लोग उसकी उतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी मेरी करते थे। और यही बात बुआ को सबसे ज्यादा चुभती थी। मम्मी पापा के जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनका व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। पहले जो मुझे बेटी बेटी कहती थी, अब मुझे हर छोटी छोटी बात पर डांटने लगी थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी और कहा कि अब किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, घर का कामकाज सीखो, यही तुम्हारे काम आएगा। मैं बहुत रोई थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं सुबह 5 बजे उठती थी। सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती थी, फिर पोछा करती थी। उसके बाद रसोई में जाकर चाय बनाती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी। बर्तन धोती थी, कपड़े साफ करती थी और पूरे घर की साफ सफाई करती थी। दिन भर बस काम ही काम रहता था। अगर कभी मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती तो बुआ मुझे सबके सामने डांटती थी और ताने मारती थी। कभी कहती थी कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, तो कभी कहती थी कि अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मुझे उनकी बात माननी ही होगी। उनकी बातें मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाती थी, लेकिन मैं चुप रहती थी क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं अपने कमरे में बैठकर रोती थी और अपने मम्मी पापा को याद करती थी। मुझे उनके साथ बिताया हर पल याद आता था।
मुझे याद आता था कि कैसे मम्मी मेरे बाल बनाती थी, कैसे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और कैसे हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते थे। उन यादों को सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे, लेकिन अब उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। बुआ ने मेरा बाहर आना जाना भी लगभग बंद कर दिया था। मैं कहीं नहीं जा सकती थी, किसी सहेली से नहीं मिल सकती थी और ना ही स्कूल जा सकती थी। मेरी पूरी दुनिया उस घर की चार दीवारी तक सीमित होकर रह गई थी। लेकिन एक बात थी जो बुआ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थी लोगों का मेरी तारीफ करना। जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी घर आता और मुझे देखता तो कहता कि साक्षी कितनी प्यारी और मासूम लड़की है, उसके चेहरे पर कितनी सादगी है, बेचारी इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। ये सब सुनकर मेरे लिए लोग दुख जताते थे, लेकिन बुआ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता था, क्योंकि कोई उनकी बेटी काव्या की उतनी तारीफ नहीं करता था जितनी कि मेरी करता था। काव्या भी धीरे धीरे अपनी माँ की तरह हो गई थी। वो भी मुझसे जलने लगी थी। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो मुझसे कई कई दिनों तक ठीक से बात नहीं करती थी। कई बार तो वो मेरी चीजें छिपा देती थी और फिर बुआ से मेरी शिकायत कर देती थी, और बुआ बिना सच्चाई जाने मुझे डांट देती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी गलती क्या है। मैं तो किसी से मुकाबला भी नहीं करती थी, मैं तो बस चुपचाप अपना काम करती थी, लेकिन फिर भी सब मुझे ही गलत समझते थे। बुआ अक्सर मुझे मेरे मम्मी पापा का ताना देती और कहती थी कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो आज हमें तुम्हारा बोझ नहीं उठाना पड़ता। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे सबसे बड़ी ताकत थे और मैं उन्हें हर दिन याद करती थी। लेकिन बुआ को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी और अपनी खुशियों की चिंता थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जो सुबह से रात तक काम करती है और बदले में सिर्फ डांट और ताने सुनती है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये विश्वास था कि एक दिन मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी, एक दिन मुझे भी खुशी मिलेगी, और एक दिन मेरे मम्मी पापा जहाँ भी होंगे मुझे देखकर गर्व जरूर महसूस करेंगे। क्योंकि चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं हार मानने वाली नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में बहुत जल्द ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मैं रात में बहुत देर तक घर के काम किया करती थी। दिन भर काम करने के बाद भी मेरा काम खत्म नहीं होता था। कभी बर्तन धोने होते थे, तो कभी अगले दिन के लिए सब्जियां काटनी होती थी, कभी कपड़े तय करने होते, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई करनी होती। बुआ और काव्या खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती थी और मैं किचन में अकेली काम करती रहती थी। कई बार तो रात के 11-12 बज जाते थे, तब जाकर मुझे अपने कमरे में जाने का मौका मिलता था। उसके बाद मैं बचा हुआ खाना खाती, क्योंकि मेरे लिए कभी अलग से खाना नहीं रखा जाता। जो बच जाता वही मेरा हिस्सा होता। फिर मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने एक अजीब बात नोटिस की थी। जब भी मैं रात में देर तक काम करती थी, मुझे बुआ के कमरे से किसी से बात करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। शुरू में मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि शायद वो किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रही होंगी या किसी जान पहचान वाले से बात करती होंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उन बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, और बुआ कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश रच रही थी। एक रात की बात है। उस दिन भी मैं किचन में बर्तन धो रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। काव्या अपने कमरे में सो चुकी थी और बाहर सड़क पर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी मुझे फिर से बुआ के कमरे से बात करने की आवाज सुनाई दी। इस बार उनकी आवाज पहले से ज्यादा धीमी थी, जैसे वो किसी जरूरी और छिपी हुई बात पर चर्चा कर रही हों। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में उत्सुकता जाग गई। मैंने सोचा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बुआ हमेशा रात के समय ही करती हैं और किसी को उसके बारे में नहीं बताती। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को दबाकर उनके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर से उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दीवार के पास खड़ी होकर सुनने लगी। तभी मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माल पूरी तरह सुरक्षित है और समय पर पहुंच जाएगा। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? इतने सालों से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रही हूँ, कभी कोई गलती हुई है क्या? उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस माल की बात कर रही हैं और किस आदमी से बात कर रही हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब तरह का भरोसा और चालाकी थी, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं और ध्यान से सुनने लगी। मैं और ज़्यादा ध्यान से सुनने लगी।
तभी उन्होंने कहा, इस बार भी सब कुछ साफ तरीके से हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सामने वाला आदमी शायद कुछ पूछ रहा था, क्योंकि बुआ बार बार उसे भरोसा दिला रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगने लगा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। तभी अचानक मेरे पीछे किचन की तरफ से जोर की आवाज आई। शायद मेरे हाथ से पहले रखी हुई कोई थाली गिर गई थी या कोई बर्तन फिसल गया था। वो आवाज पूरे घर में गूंज गई। मैं घबरा गई और उसी पल बुआ की आवाज बंद हो गई। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और बुआ जी तेजी से बाहर निकल आईं। उनकी नजर सीधी मुझ पर पड़ी और मेरा चेहरा देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं डर गई थी और कुछ बोल भी नहीं पाई। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और आते ही उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मैं दर्द से चीख उठी। फिर उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ते हुए कहा कि तू मेरी जासूसी कर रही थी, छिपकर मेरी बातें सुन रही थी। मैं घबराकर बोली, नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अपने कमरे में जा रही थी। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले गईं। मैं दर्द से रोने लगी थी और उनसे मुझे छोड़ देने की विनती कर रही थी, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और मोटी रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं डर के मारे कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं बार बार रोते हुए कह रही थी, बुआ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने सच में कुछ नहीं सुना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और उनका राज अब खुल सकता है। उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली कि मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तूने, सब सुन लिया है और मुझसे कह रही है कि कुछ नहीं सुना। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं बस उनसे माफ़ी मांगती रही और कहती रही कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे घसीटते हुए घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गईं। वो कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ धूल जमी हुई थी और अंदर बहुत अंधेरा था। मुझे उस कमरे को देखकर ही डर लगने लगा था। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया तो मैं ज़मीन पर गिर गई और दर्द से कर्रा उठी। फिर मैं रोते हुए बोली, बुआ ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही मेरा दिल भी जैसे बैठ गया। मैं अंधेरे कमरे में अकेली रह गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और बुआ को आवाज़ देने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उस अंधेरे कमरे में बैठी मैं लगातार रो रही थी और पहली बार मुझे लग रहा था कि बुआ सिर्फ मुझसे नफ़रत ही नहीं करती, बल्कि उनके अंदर कोई ऐसा खतरनाक राज छिपा है जिसकी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उस अंधेरे कमरे में बंद होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी और उम्मीद करती थी कि शायद बुआ का गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझे बाहर निकाल दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में बहुत अंधेरा था। एक कोने में पुरानी टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी और हर तरफ धूल जमी हुई थी। मुझे वहां बैठने तक से डर लग रहा था। मैं घुटनों में सर छिपाकर रोने लगी। मेरे दिमाग में बार बार मम्मी पापा का चेहरा आ रहा था। अगर वो आज जिंदा होते तो मुझे कभी इस हालत में नहीं देखना पड़ता। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं तो बस काम कर रही थी और गलती से उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन बुआ का व्यवहार देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े राज को छिपा रही हैं और उन्हें डर है कि कहीं मुझे सब कुछ पता न चल जाए। ऊपर से काव्या भी मुझे चैन से नहीं रहने देती थी। वो हमेशा मेरी तकलीफ देखकर खुश होती थी और आज तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बुआ ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। वैसे भी वो मुझसे बहुत जलती थी। उसे लगता था कि लोग मेरी तारीफ क्यों करते हैं और उसकी नहीं। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और आज उसे एक नया मौका मिल गया। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठी थी, तभी बाहर से उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। शायद वो दोनों उसी कमरे के बाहर खड़ी थी।
मैं चुप हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। काव्या हंसते हुए बोली, माँ, अब आप इसका क्या करेंगी? मैं तो कहती हूँ इसे खत्म ही कर दीजिए, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा खून जैसे जम गया। मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी आसानी से किसी की जान लेने की बात कर सकता है, और वो भी मेरी अपनी बहन जैसी लड़की की। फिर बुआ जी की आवाज़ आई, नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस सबसे पहले हम पर शक करेगी और फिर सारी मुसीबत हमारे सर पर आ जाएगी। उनकी बात सुनकर मेरी सांसें और तेज़ हो गईं। मैं दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई ताकि उनकी हर बात सुन सकूं। फिर बुआ बोली, मैंने इस बारे में राहुल को बता दिया है, वो कल घर आएगा। वैसे भी हमें उससे डील के बारे में बात करनी है, फिर उसी के साथ मिलकर सोचेंगे कि इसका अब क्या करना है। राहुल का नाम सुनते ही मैं सोच में पड़ गई कि ये राहुल कौन था। मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था, और ये डील क्या थी जिसके बारे में वो बार बार बात कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है और बुआ किसी ऐसे काम में शामिल हैं जो बिल्कुल गलत है। काव्या फिर बोली, माँ, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इसने सब कुछ सुन लिया हो। तो बुआ बोली, अगर इसने कुछ सुना भी है तो ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। जब तक मैं चाहूंगी तब तक ये इसी कमरे में बंद रहेगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूँ, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। कुछ देर बाद उनकी आवाजें बंद हो गई। शायद वो वहां से चली गई थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें कम नहीं हो रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर राहुल कौन है और बुआ उससे किस तरह की डील करती हैं। माल पहुंचाने की बात उन्होंने फोन पर भी कही थी और अब डील की बात भी कर रही थी। जरूर कुछ बहुत बड़ा गलत काम चल रहा था। मैं डर के बावजूद सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकली तो मुझे सच का पता लगाना होगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद बहुत सारे लोग किसी खतरे में हैं और बुआ किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए मुझे समय का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन कोई मेरी तरफ देखने तक नहीं आया। मैं थक कर एक कोने में बैठ गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई कि इतनी रात को कौन आया होगा। फिर कुछ देर बाद धीमी आवाज़ में किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आई। मैं उसके शब्द साफ नहीं सुन पा रही थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि घर के बाहर कोई आया है। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये वही राहुल तो नहीं था जिसका नाम बुआ ले रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि कुछ और सुन सकूं, लेकिन आवाज़ें बहुत धीमी थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं अंधेरे में बैठी रही और सोचती रही कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, और ये राहुल कौन है जिसके आने का बुआ इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं पता था कि अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने लाने वाला था, और जो राज मैं जानने वाली थी वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं उस अंधेरे कमरे के कोने में बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से तेज रोशनी अंदर आई। मेरी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। मैं घबराकर उठी और सामने देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, उसके बालों में सफेदी झलक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। उसके साथ बुआ थी, काव्या थी और दो दूसरे आदमी भी खड़े थे। उन सबको एक साथ देखकर मेरा डर और बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी बुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरा चेहरा जोर से पकड़कर ऊपर किया और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, देखो, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी सामान की बात कर रही हो। मेरा दिल बैठ गया। मैं डर के मारे कांप रही थी और उस आदमी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो लगातार मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान थी। फिर वो हंसते हुए बोला, लड़की तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने झूठ नहीं कहा। मुझे ये बहुत पसंद आई, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बताओ इसकी क्या कीमत है। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल बुआ बोली, इसकी कीमत पूरे 50 लाख है। 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी।
ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी अपनी बुआ मुझे पैसों के लिए बेचने की बात कर रही है। वो औरत जिसे मैं अपना परिवार समझती थी, वो मुझे एक सामान की तरह बेच रही थी। वो आदमी कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर जोर से हंसा और बोला, सिर्फ 50 लाख? इतनी खूबसूरत लड़की के लिए तो ये कीमत बहुत कम है। मैं तुम्हें इसके 70 लाख दूंगा, क्योंकि मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। और सच कहूँ तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर बुआ और काव्या दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर वो आदमी धीरे से बोला कि दूसरा वाला माल तो तुम्हारे पास पहुंच गया होगा ना। ये सुनते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अब मुझे समझ आ गया था कि बुआ सिर्फ मुझे बेचने जैसी घिनौनी हरकत ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो नशे जैसे गैर कानूनी कारोबार को फैलाने में भी शामिल थीं। बुआ ने हंसते हुए कहा कि हाँ, माल तो मेरे पास पहुंच चुका है। उसकी चिंता मत करो, उसका सारा इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम बस मेरे पैसे मेरे अकाउंट में भिजवा देना। उस आदमी ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, कल तक पैसे पहुंच जाएंगे। फिर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। उसके पीछे दोनों आदमी भी चले गए। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सिर्फ मैं, बुआ और काव्या रह गए थे। मैं रोते हुए बुआ के पैरों में गिर गई और उनसे कहने लगी, बुआ, ऐसा मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके सारे काम करूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मत बेचिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर ज़रा भी दया नहीं थी। काव्या भी उनके साथ हंस रही थी। फिर काव्या बोली, वाह माँ, आज तो मज़ा आ गया। आपने तो कमाल कर दिया। इस लड़की की वजह से हमें इतने पैसे मिल जाएंगे और ये यहाँ से चली भी जाएगी। सच में इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता। बुआ भी हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा। इतने सालों से यह हमारे सर पर बोझ बनी हुई थी, कम से कम जाते जाते हमारे काम तो आ रही है। अब सोचो, 70 लाख रुपए मिलेंगे और ऊपर से दूसरे वाले काम से अलग कमाई होगी। हम तो माला माल हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे पहली बार समझ आया कि मैं उनके लिए कभी परिवार थी ही नहीं। मैं सिर्फ एक बोझ थी जिसे वो मौका मिलते ही बेच देना चाहती थी। मैं जमीन पर बैठकर रोती रही और वो दोनों मेरे सामने मेरे बिकने की कीमत पर खुशियां मना रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हूँ जिसे बाजार में बेचने की तैयारी चल रही है। लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक और भावना पैदा हुई, डर के साथ साथ गुस्सा भी। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और शायद फिर मुझे कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं रोते हुए चुपचाप उनकी बातें सुनती रही और अपने मन में एक फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे किसी तरह सच दुनिया के सामने लाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था। अब मुझे पता चल चुका था कि बुआ बहुत बड़े अपराध में शामिल हैं और अगर मैं चुप रही तो न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उस रात मेरी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन पहली बार उन आंसुओं के पीछे एक फैसला भी था कि अब मैं डरकर नहीं बैठूंगी और किसी भी कीमत पर खुद को बचाऊंगी। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी दरवाजा फिर से खुला और इस बार अंदर बुआ और काव्या आई। उनके हाथों में कुछ नए कपड़े और कुछ गहने थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। बुआ ने वो कपड़े मेरे सामने फेंक दिए और बोली, इन्हें पहन लेना और अच्छे से तैयार हो जाना। कल रात राहुल तुम्हें लेने आएगा और फिर हमारी जिंदगी से तुम्हारा बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काव्य भी हंसने लगी और बोली कि हाँ, आखिरकार हम तुमसे छुटकारा पा ही लेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनके पैरों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, बुआ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगी, आपके सारे काम करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे मत बेचो। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी बात सुनकर दोनों माँ बेटी जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। बुआ ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना था वो तय हो चुका। फिर वो दोनों कमरे से बाहर चली गईं और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया। मैं अकेली रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे दिल में डर था, दुख था और एक अजीब सी बेबसी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रोते रोते मैं थक गई थी, मेरी आंखें सूज चुकी थी और शायद रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह अचानक मेरी नींद टूटी तो मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था।
पहले तो मुझे लगा कि शायद राहुल आ गया और अब मुझे ले जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर मुझे कुछ अलग आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ कई गाड़ियों की आवाज़ थी, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ थी और कुछ लोग ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे। मैं घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी बाहर से किसी ने तेज़ी से कदम बढ़ाए और अगले ही पल मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैं डरते हुए पीछे हट गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, उसकी वर्दी चमक रही थी और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके साथ कई और पुलिस वाले भी थे। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी उस अधिकारी ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं आईपीएस ऑफिसर विजय हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात की थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लेकर आया। बाहर का नज़ारा देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। पूरे घर में पुलिस फैली हुई थी। कई पुलिस वाले इधर-उधर जांच कर रहे थे, कुछ लोग बक्से खोल रहे थे, कुछ सामान जब्त कर रहे थे और कुछ बुआ और काव्या पर नज़र रखे हुए थे। मैंने देखा कि बुआ और काव्या एक तरफ खड़ी थी, उनके चेहरों की सारी अकड़ गायब हो चुकी थी, दोनों बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उस अधिकारी ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और पानी का ग्लास दिया। मैं कांपते हुए पानी पीने लगी। फिर मैंने चारों तरफ देखा तो घर में बहुत सारे लोग जमा थे। पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। सभी लोग हैरानी से पुलिस की गाड़ियों को देख रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तभी मैंने देखा कि कई पुलिस वाले घर के अंदर से बड़े-बड़े पैकेट बाहर निकाल रहे थे और उन्हें गाड़ियों में रख रहे थे। फिर एक पुलिस वाला आकर उस अधिकारी से बोला कि सर, हमें काफ़ी मात्रा में नशे का सामान मिला है और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। अधिकारी ने सर हिलाया और कहा, सब कुछ जब्त कर लो। ये सुनकर मुझे समझ आने लगा था कि शायद पुलिस को बुआ के सारे काले कारनामों का पता चल गया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था कि आखिर पुलिस यहाँ पहुंची कैसे। तभी वो अधिकारी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें शायद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हारी बुआ काफ़ी समय से गैर कानूनी कामों में शामिल थी। हम लोग कई महीनों से उन पर नज़र रखे हुए थे। हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ से नशे का कारोबार चलाया जा रहा है और कुछ लड़कियों को भी गलत लोगों के हाथों बेचा जाता है। इसलिए हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बुआ इतने बड़े अपराधों में शामिल हो सकती है। तभी एक पुलिस वाला भागता हुआ आया और बोला, सर, राहुल भी पकड़ा गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी टीम ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। अधिकारी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा कि बहुत अच्छा, उसे भी यहाँ ले आओ। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब वो आदमी भी पुलिस की गिरफ्त में था जो मुझे खरीदने वाला था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि राहुल को हथकड़ियों में लाया गया। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था जो कल रात था। बुआ और काव्या उसे देखकर और ज्यादा घबरा गईं। तभी पुलिस वालों ने बुआ और काव्या को भी गिरफ्तार कर लिया। बुआ बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। पहली बार मुझे लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। इतने सालों तक जो लोग मुझे सताते रहे, जो मुझे बोझ समझते रहे, जो मुझे बेचने तक को तैयार हो गए थे, आज वही लोग कानून के सामने खड़े थे और मैं पहली बार आज़ाद महसूस कर रही थी। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला और किसने उन्हें ये खबर दी थी। तभी वो आईपीएस अधिकारी मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साक्षी, अभी तुम्हें बहुत सी बातें पता चलनी बाकी हैं और जब तुम्हें सच मालूम होगा तो शायद तुम खुद भी यकीन नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी मदद किसने की। मैं अभी भी हैरान और डरी हुई बैठी थी। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी वो आईपीएस ऑफिसर मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अपनापन सा लग रहा था। उसने मुझे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, साक्षी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं उसकी तरफ देखने लगी और याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा कहीं से भी याद नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से सर हिलाया और कहा कि नहीं सर, मैं आपको नहीं पहचानती। तभी वो हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हारे घर से आगे जो रोज सब्जी का ठेला लगाता था और लोगों को सब्जियां बेचता था, वो मैं ही था। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। मेरे मुंह से अपने आप निकला कि आप वही सब्जी वाले भैया हैं।
उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो मैं उसे हैरानी से देखती रह गई, क्योंकि मैंने उसे न जाने कितनी बार देखा था। वो रोज सड़क के किनारे अपना ठेला लगाता था और मोहल्ले के लोगों से बातें करता था। मुझे हमेशा लगता था कि वो एक साधारण सब्जी बेचने वाला आदमी है, लेकिन आज पता चला कि वो एक आईपीएस ऑफिसर है और इतने बड़े मिशन पर काम कर रहा था। उसने मेरी हैरानी देखकर कहा कि मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल मैं काफी समय से राहुल के केस पर काम कर रहा था। राहुल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। वो बहुत बड़े गैर कानूनी गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो नशे का कारोबार करता है और मासूम लड़कियों को पैसों के लिए बेचता है। हमने उसे पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकलता था, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं थे। हम जानते थे कि वो अपराधी है, लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए सबूत चाहिए थे, और वही हमारे पास नहीं थे। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। मेरी आंखें अब भी हैरानी से फैली हुई थी। वो आगे बोला, फिर एक दिन हमें खबर मिली कि तुम्हारी बुआ भी उसके साथ मिली हुई हैं और उसके गैर कानूनी कामों में उसका साथ देती हैं। पहले तो हमें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमें कई जानकारियां मिलने लगी। तब हमने फैसला किया कि हमें इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। इसलिए मुझे इस इलाके में भेजा गया और मैंने सब्जी वाले का रूप बना लिया, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। उसकी बात सुनकर मुझे अब समझ आने लगा था कि वो हमेशा हमारे घर के आसपास क्यों दिखाई देता था। वो आगे बोला, मैं रोज वहां बैठकर लोगों को देखता था, कौन तुम्हारे घर आता है, कौन जाता है, कौन किससे मिलता है। मैं हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन राहुल वहां जरूर आएगा। और वही हुआ भी। मैंने उसे कई बार तुम्हारे घर में आते जाते देखा, और धीरे धीरे हमारे पास सबूत इकट्ठा होने लगे। फिर हमने उसके फोन की निगरानी शुरू की और कुछ लोगों पर भी नजर रखी जो उसके लिए काम करते थे। धीरे धीरे पूरा जाल हमारे सामने खुलता चला गया। मैं उसकी बातें सुनकर सुन रह गई थी। इतने समय से जो आदमी सब्जियां बेचता दिखाई देता था, वो असल में हम सब पर नजर रख रहा था और एक बहुत बड़े अपराधी गिरोह को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। फिर वो कुछ पल के लिए रुका और बोला, लेकिन साक्षी, एक बात ने मुझे भी हैरान कर दिया। मैं जानता था कि तुम्हारी बुआ लालची है और गलत काम करती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गिर जाएगी कि अपनी ही भतीजी को बेचने की कोशिश करेगी। जब हमें ये पता चला तो हमने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को मैं इतने सालों से अपना परिवार समझती रही, वो मुझे पैसों के लिए बेचने को तैयार थी। आईपीएस ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। राहुल अब गिरफ्तार हो चुका है, तुम्हारी बुआ और काव्या भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, और उनके खिलाफ इतने पक्के सबूत मिल चुके हैं कि अब वो आसानी से नहीं बच पाएंगी। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि राहत के थे, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मुझे बचाना चाहता है। उसने फिर कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेली हो। कानून तुम्हारे साथ है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि इतने सालों से जो दर्द मैंने अपने दिल में दबाकर रखा था, वो आज बाहर निकल रहा था। उसने मुझे पानी दिया और कहा कि अब रोना बंद करो साक्षी, तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो चुका। अब तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि बाहर खड़े लोग भी अब मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। कोई मुझे बोझ नहीं समझ रहा था, कोई मुझे ताने नहीं दे रहा था, बल्कि सबकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी। और उस पल मुझे लगा कि शायद सच में देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। और आज मेरे साथ भी वही हुआ था। उस आईपीएस ऑफिसर की वजह से आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया था। राहुल जेल में था, बुआ जेल में थी और काव्या को भी सजा मिल चुकी थी, क्योंकि वो अपनी माँ के हर गलत काम में उसका साथ देती थी और सब कुछ जानते हुए भी चुप नहीं रही थी। इतने सालों तक जिन्होंने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था, आज वही लोग सलाखों के पीछे थे, और पहली बार मुझे खुलकर सांस लेने का मौका मिला था। अदालत में जब उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए, तो कोई भी खुद को बचा नहीं पाया। राहुल के गैर कानूनी धंधों का सच सबके सामने आ गया और बुआ का असली चेहरा भी दुनिया ने देख लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी।
उस दिन मेरे दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मुझे लगा था जैसे मेरे मम्मी-पापा कहीं ऊपर से मुझे देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि आखिर उनकी बेटी को न्याय मिल गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलने लगी। उस ऑफ़िसर की मदद से मुझे मेरे घर के सारे कागज़ वापस मिल गए, जो बुआ ने अपने नाम करवा लिए थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो घर फिर से मेरा हो गया और जो संपत्ति मेरे मम्मी-पापा की थी, वो भी मुझे वापस मिल गई। जब मैं इतने सालों बाद अपने ही घर में अपने अधिकार के साथ रहने लगी, तो मुझे एक अजीब-सा सुकून महसूस हुआ। हालाँकि घर बहुत बड़ा था और मैं उसमें बिल्कुल अकेली थी, लेकिन फिर भी वो अकेलापन पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब उसमें डर नहीं था। अब कोई मुझे डाँटने वाला नहीं था, कोई मुझे ताने देने वाला नहीं था और ना ही कोई मुझे बोझ कहने वाला था। मैं सुबह अपनी मर्ज़ी से उठती थी, अपने लिए चाय बनाती थी, अपने घर को सजाती थी और कभी-कभी अपने मम्मी-पापा की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे घंटों बातें करती थी। मैं उन्हें बताती थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया और उनकी बेटी अब सुरक्षित है। कई बार उनकी याद में मेरी आंखें भर आती थी, लेकिन अब उन आंसुओं में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं भी अपनी ज़िंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं बाज़ार से सब्जियां और कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गई हुई थी। मौसम आज बहुत अच्छा था और कई दिनों बाद मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। मैं सामान लेकर वापस लौट रही थी कि तभी सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो वो वही आईपीएस ऑफिसर था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने भी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो साक्षी? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो बोला कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम दोनों कुछ पल वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। मुझे महसूस हुआ कि उसके सामने मुझे कभी डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा महसूस होता था। शायद इसीलिए, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था, तब वही मेरे साथ खड़ा था। उसने मुझसे पूछा कि अब सब ठीक चल रहा है ना? मैंने कहा कि हाँ, अब सब ठीक है। मैं अपने ही घर में रहती हूँ और धीरे-धीरे सब संभाल रही हूँ। फिर उसने थोड़ा रुककर पूछा, तुम अब भी अकेली रहती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अकेली ही रहती हूँ। मेरे मम्मी-पापा तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरा कोई नहीं है। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, देखो साक्षी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझना। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक झिझक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, आप इतनी गंभीरता से क्यों बोल रहे हैं? कहिए ना कि क्या बात है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अपनी नौकरी में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन सच कहूँ तो जितनी हिम्मत मैंने तुम्हारे अंदर देखी, उतनी बहुत कम लोगों में देखी है। तुमने इतने दुख सहे लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही बात मुझे हमेशा प्रभावित करती रही है। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। और फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, जब से ये केस खत्म हुआ है, तब से मैं कई बार तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे हमेशा यही चिंता रहती है कि तुम अकेली तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ चिंता नहीं, शायद इससे कहीं ज्यादा है। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और मैं बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख रही थी। वो आगे बोला, साक्षी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है और मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और कभी खुद को अकेला महसूस ना करो। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब कह रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि इतने सालों तक मुझे सिर्फ दुख और धोखा मिला था, लेकिन आज पहली बार कोई इंसान मेरे सामने सम्मान और सच्चाई के साथ खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे वहाँ कोई स्वार्थ नहीं दिखा, सिर्फ सच्चाई दिखाई दी। उसी सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया और उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में खुशियों का एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं एक साथ चल रही थी। मेरी आंखों के सामने पिछले कई साल घूम गए, जिनमें मैंने सिर्फ दुख देखा था, अपनों का धोखा देखा था, अकेलापन देखा था
और हर दिन खुद को टूटते हुए महसूस किया था। लेकिन आज पहली बार कोई इंसान मेरे सामने खड़ा था जो मुझे समझता था, मेरी इज्जत करता था और मुझे अपनाना चाहता था। उसकी आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखाई दे रहा था, वहां सिर्फ सच्चाई थी और वही सच्चाई मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उसने राहत की सांस ली और बोला, साक्षी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरे लिए इतने प्यार से कुछ कहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे परिवार और शादी की तैयारियों की बातें होती रहीं। वैसे तो उसके घर में भी ज्यादा लोग नहीं थे, उसकी सिर्फ माँ थी और मेरे तो मम्मी पापा पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। इसलिए हमने सादगी से शादी करने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने साथ फेरे लिए और शादी कर ली। जब मैंने उसके साथ फेरे लिए तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो अध्याय जिसमें डर नहीं था, ताने नहीं थे, दर्द नहीं था, बल्कि प्यार था, सम्मान था और अपनापन था। शादी के बाद राहुल मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही और मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद देती रही कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैं घर को देखकर हैरान रह गई। वो घर बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था और हर तरफ सफाई और सलीका दिखाई दे रहा था। लेकिन उस घर की सबसे खूबसूरत चीज उसकी दीवारें या सजावट नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले लोग थे। जैसे ही हम गेट के अंदर पहुंचे, मैंने देखा कि राहुल की माँ पहले से ही हमारे स्वागत के लिए खड़ी थी। उनके हाथों में फूलों की थाली थी और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए और प्यार से मेरी नज़र उतारी। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि इतने सालों के बाद किसी ने मुझे इतने अपनेपन से गले लगाया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, घर में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने माँ का प्यार महसूस किया था, लेकिन उनके जाने के बाद वो प्यार कहीं खो गया था और आज इतने सालों बाद मुझे फिर से एक माँ का प्यार मिल रहा था। उन्होंने मुझे अपने साथ अंदर ले जाकर बिठाया और बार बार पूछती रही कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं ठीक हूँ ना, खाना खाया है या नहीं। उनकी हर बात में इतना स्नेह था कि मेरा दिल भर आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ऊपर वाला जब किसी से कुछ छीनता है तो एक दिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वापस भी दे देता है। धीरे धीरे मैं उस घर में घुल मिल गई। विजय की माँ मुझे बहू नहीं बेटी कहकर बुलाती थी। वो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। अगर मैं थोड़ा सा भी थक जाती तो वो खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आती और कहती कि बेटी, अब तुम इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाओगी, हम सब साथ हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आ जाती थी। विजय भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे लिए समय जरूर निकालता था। कभी मुझे बाहर डिनर के लिए ले जाता, कभी घुमाने ले जाता, कभी बिना किसी वजह के मेरे लिए छोटे छोटे उपहार ले आता और कहता कि तुम्हारी मुस्कान मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब भी उसे देखती तो सोचती कि क्या यही वो खुशी है जिसका मैंने बचपन से आज तक सपना देखा था। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं। समय बहुत तेज़ी से बीतने लगा और देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल हो गया। फिर एक दिन ऊपर वाले ने हमें एक और बड़ी खुशी दी, जब हमारी जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी आई। जिस दिन मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया, उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल तो उसे देखकर जैसे पागल ही हो गया था। वो बार बार उसे अपनी गोद में उठाता और उसके छोटे छोटे हाथों को देखकर मुस्कुराता रहता था। राहुल की माँ भी अपनी पोती को देखकर बहुत खुश थी। पूरा घर उसकी किलकारियों से गूंजने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे घर में खुशियां ही खुशियां भर गई हों। उस दिन मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर मन ही मन एक वादा किया कि मैं उसे कभी वो दर्द महसूस नहीं होने दूंगी जो मैंने अपनी जिंदगी में सहा था। मैं उसे हमेशा प्यार दूंगी, सुरक्षा दूंगी और एक खुशहाल बचपन दूंगी। आज जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सच में पूरी हो चुकी है। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है जो हर कदम पर मेरा साथ देता है। मेरे पास एक माँ जैसी सास है जो मुझे बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है और मेरे पास मेरी प्यारी सी बेटी है जो मेरी दुनिया है। कभी कभी मैं रात को छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती हूँ और अपने मम्मी पापा को याद करती हूँ। फिर मुस्कुराकर कहती हूँ कि आप चिंता मत करना, आपकी बेटी अब खुश है, बहुत खुश है
और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है कि इतने दुखों के बाद भी मैं टूटी नहीं, बल्कि एक नई ज़िंदगी बनाकर आगे बढ़ गई और आज मैं अपने परिवार के साथ हँसते मुस्कुराते हुए हर दिन जी रही हूँ। क्योंकि आखिरकार मुझे वो घर मिल गया है, जहाँ मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और सबसे बड़ी बात मुझे अपना होने का एहसास मिलता है।